अरे देवा रे देवा। ए श्याम, ए राजू, इधर आ। इनको सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन फिर भी तैयारी कर नहीं रहे हैं, तो हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। और बाबा 1 साल तक के लिए देखते रहिए, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल ही बदल देंगे और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों 12 सितंबर का यह करंट अफेयर का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए, और इसमें परेश रावल से जुड़ी हुई भी बहुत ही बड़ी घटना है। तो यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्तमान समय में कावारत्ती द्वीप पर चूहों को मारने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? दोस्तों कावारत्ती जो एक हमारा द्वीपीय प्रदेश है और यहाँ कावारत्ती में चूहों का जो बहुत ही ज्यादा समूह बन गया है, इसीलिए चूहों को मारने के लिए श्वेत उल्लुओं का उपयोग किया जा रहा है। मैंने भी पहली बार सुना कि श्वेत उल्लू होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्वेत उल्लू। और यहां यह श्वेत उल्लू सुर्खियों में क्यों रहा? कावारत्ती को आखिरकार यह क्यों जरूरत पड़ी श्वेत उल्लुओं की? क्योंकि यहां जो नारियल की कृषि की जाती है तो यहां चूहों ने काफी आतंक मचाया और इसीलिए इस श्वेत उल्लुओं को बुलाया गया। कहां से बुलाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कावारत्ती द्वीप पर चूहे अप्रत्याशित रूप से नारियल की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो इसीलिए एक राज्य ने यह सफेद उल्लुओं को, श्वेत उल्लुओं को कावारत्ती को भेंट किए। तो देखो वर्ष 2019 में श्वेत उल्लुओं को केरल के तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन को दान किया गया, जिसका उपयोग कावारत्ती द्वीप पर चूहों को मारने के लिए किया जा रहा है। चूहों को मारने के लिए श्वेत उल्लुओं का उपयोग किया जा रहा है और यह कदम उठाया गया है कावारत्ती पर। तो कावारत्ती यानी कि बोले तो लक्षद्वीप की कैपिटल, और लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। और लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम है कावारत्ती, जिसके वर्तमान एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? दिनेश्वर शर्मा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह बात भी याद रख लीजिए। और यहां से ट्यूना मछली का निर्यात भी किया जाता है। और ट्यूना मछली जब सुर्खियों में है तो प्रति वर्ष विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक निम्न में से किस कार्यक्रम का आयोजन हमारी केंद्र सरकार ने किया है? दोस्तों नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत सी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है, और चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या तो आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन, उनमें नई शिक्षा नीति से जुड़े बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। तो यहां हाल ही में एक शिक्षक पर्व, क्या शिक्षक पर्व नामक यह आयोजित किया गया है कार्यक्रम, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षक पर्व। और इसी के अंतर्गत शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। और नई शिक्षा नीति 2020 हमारे स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। ओके, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व के अंतर्गत 10 व 11 सितंबर को, यानी कि 2 दिन पहले और 11 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस शिक्षक पर्व के अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना संबोधित भाषण किया। तो 10 व 11 सितंबर 2020 को ऑनलाइन माध्यम से 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, और इस सम्मेलन को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षक एवं अन्य रचनात्मक शिक्षक इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, और यहां पढ़ सकते हैं। तो शिक्षक पर्व जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 से जुड़ा हुआ है,
जो 8 सितंबर से शुरू हुआ है और 25 सितंबर तक चलेगा। तो बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो हमारे यह एक पूर्व इसरो के प्रमुख रह चुके हैं, नाम है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया था। और नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि हमारे भारत देश में वर्तमान में कौन सी शिक्षा नीति थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। कौन सी? तीसरी शिक्षा नीति। एक और क्वेश्चन बन सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो यानी कि हमारे जीडीपी के बराबर 6% जो हिस्सा है इसका एजुकेशन के पीछे खर्च किया जाएगा। समझ गए? ओके। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय गोल किया? दोस्तों 100वां अंतरराष्ट्रीय गोल करना किसी भी फुटबॉलर के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और हाल ही में इस उपलब्धि को प्राप्त किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। वो एक जाने माने प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है और 100 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले इतिहास के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 35 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की ओर से स्वीडन के विरुद्ध खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। पुर्तगाल की ओर से खेलते हुए स्वीडन के विरुद्ध यह उपलब्धि हासिल की, यानी कि 100वां अपना अंतरराष्ट्रीय गोल किया। और रोनाल्डो से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बन सकता है, रोनाल्डो ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत कब की थी? वर्ष 2003 में कजाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए उन्होंने अपने पहली जो फुटबॉल मैच है वो खेली थी। किस देश के खिलाफ? कजाकिस्तान के विरुद्ध। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ईरान के सेवानिवृत्त दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नाम है अली डेई। अली डेई के नाम पर है अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड। कितना है? 109 गोल किए हैं। लेकिन तीसरे स्थान पर है हमारे भारत के जाने माने फुटबॉलर, नाम है सुनील छेत्री। तीसरे स्थान पर है। तो अंतरराष्ट्रीय गोल की सूची में तीसरे स्थान पर भारत के सुनील छेत्री और उन्होंने अब तक 72 गोल किए हैं। कितने? 72। चौथा क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों हाल ही में घोषणा की गई है इसी राज्य के शिक्षा मंत्री ने, और यह स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने बीते माह 24 अगस्त को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में 40 सदस्यों के एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया गया और जिसको हाल ही में त्वरित कार्यान्वित किया गया है। और नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय कौन सा ढांचा है? तो वर्तमान में पैटर्न है 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर अब शैक्षिक पाठ्यक्रमों को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है हमारे यह न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में। और कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ओके। और राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। और जब
नई शिक्षा नीति लागू करने में टॉप पर रहे है यह हिमाचल प्रदेश। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पिछले माह में सुर्खियों में था। हाल ही में प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध किसने शुरू किया है? हिम हल्दी दूध नामक एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला, प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाला यह प्रोडक्ट शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और तब भी मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया था। यहां आप मैप में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, जो एक तरफ से यहां लद्दाख, यहां पर जम्मू कश्मीर, यहां पर पंजाब, हरियाणा और यहां थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और यहां उत्तराखंड, इन सभी राज्यों से जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है, जिसकी दो कैपिटल है। एक कैपिटल का नाम है शिमला और दूसरी कैपिटल का नाम है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की नवंबर में होने वाली बैठक की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों, नवंबर में एक शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का आयोजन किया जाने वाला है और जिसकी अध्यक्षता हमारा ही मुल्क, बोले तो भारत देश करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत देश। लेकिन भारत देश में इस परिषद का आयोजन कहां किया जाएगा? तो देखो, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद का आयोजन 29 और 30 नवंबर को नई दिल्ली में किया जाएगा। और संगठन का पूर्ण सदस्य बनने के बाद भारत पहली बार प्रधानमंत्री स्तर की पहली बैठक का आयोजन करेगा। लेकिन भारत यह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कब बना, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई और भारत और पाकिस्तान 2005 में इस संगठन में शामिल हो गए। लेकिन 2017 में भारत और पाकिस्तान को पूर्ण रूप से सदस्य का दर्जा मिल गया था और अब भारत देश इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य बन गया। कब से? 2017 से। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य दो राज्यों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान करना है? भारत देश के दो राज्यों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों के आदान प्रदान करने हेतु हमारी केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना। और हाल ही में यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि इसके लिए यह जो न्यूज है वो सुर्खियों में आए। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत गोवा राज्य को झारखंड के साथ जोड़ा गया है। दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में कमी आई थी, लेकिन अब इनके वर्चुअल आयोजन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे भारत देश के एक राज्य के कोई भी लोग हैं वो दूसरे राज्य की संस्कृति को जाने पहचाने, इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और इसीलिए यह सुर्खियों में था। लेकिन इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, एक और योजना भी है कि देखो अपना देश योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखो अपना देश, बिल्कुल नाम जैसा ही इस योजना का कार्य है कि कोई भी राज्य से, जैसा कि मैं गुजरात राज्य से बिलोंग करता हूं, तो मैं गुजरात राज्य के अलावा किसी और स्टेट के 15 ऐसे दर्शनीय स्थलों की विजिट करूं, क्योंकि इस विजिट के जरिए हमारे प्रवासन को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारी भारतीय संस्कृति को भी। तो यह देखो अपना देश, इस योजना के तहत आप भी घूम सकते हैं पूरे भारत देश में, लेकिन एक साल में आपको यह 15 लोकेशन देखने होंगे। तो देखो, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है और इस योजना के अंतर्गत आपको एक साल के अंदर अपने होम स्टेट को छोड़कर 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करनी होगी। ओके, आगे बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने? अरे बाबा, मैंने आपको शुरू में ही बताया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बन गए हैं परेश रावल। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है परेश रावल, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अब नए चेयरमैन।
और अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन किसने नियुक्त किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। हमारे यह जाने माने कॉमेडी अभिनेता जो कि शुरुआत के दौर में 1994-95 में अपने विलन की भूमिका के लिए भी खास से प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन हाल ही में वो एक अच्छे कॉमेडी अभिनेता। और परेश रावल ने अपने करियर की शुरुआत किस फिल्म से की थी? अरे बाबा रे बाबा, 1985 में फिल्म अर्जुन से परेश रावल ने करियर की शुरुआत की थी। और मैं आपको आगे बताऊं तो परेश रावल की 3 दशकों से भी लंबी करियर की सेवा रही है और 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। और उन्हें मनोरंजन उद्योग में, जैसा कि उनकी बहुत सी एक अच्छी फिल्म रही है हेरा फेरी, और उसके बाद दूसरी फिल्म आई फिर हेरा फेरी, बहुत ही अच्छी कमाल की मूवी है दोस्तों। अच्छे और स्वस्थ पूर्ण जीवन के लिए कॉमेडी भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से परेश रावल जी को सम्मानित किया गया था। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा संगीत नाटक अकादमी द्वारा इसे 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था। आगे चलकर 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बन गई। कौन? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। 8वां क्वेश्चन, भारत में राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन कहां तैनात होगा? दोस्तों, राफेल को लेकर बहुत ही बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और भारत देश के लिए एक मजबूत यह कदम है राफेल विमान। और यहां हम बात करते हैं कि राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन कहां तैनात होगा। पहला तो तैनात किया गया है हरियाणा के अंबाला में, लेकिन दूसरा तैनात किया जाने वाला है पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में यह राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन तैनात किया जाएगा। तो राफेल का पहला स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि भारत अंबाला से पाकिस्तान पर नजर रखेगा। और राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में क्यों स्थापित किया जाएगा? क्योंकि भारत हाशीमारा से चीन पर नजर रखेगा। और साल 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस सरकार के साथ 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल खरीदने का फैसला किया था, जिसका पहला बेड़ा हमें मिल चुका है और दूसरे बेड़े की हाल ही में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और भारतीय वायुसेना ने रफाल लड़ाकू विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर लिया है और ये विमान 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। तो यह बात भी आपको याद रखनी है, 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बन गए हैं यह हमारे रफाल। और इस कार्यक्रम में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, हमारे CDS जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी इस समारोह में शामिल हुए थे। 9वां क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक 1000 जीवित जन्म पर नवजात मृत्यु दर घटकर 2019 में कितनी रह गई? दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को द्वारा एक बहुत ही अच्छी खबर हमारे सामने आ रही है यूनिसेफ के द्वारा कि हमारे भारत देश में नवजात मृत्यु दर घटकर 2019 में अब सिर्फ रह गई है 28, जो आज से 20 साल पहले 89 तक थी। लेकिन हाल ही में यह जो नवजात मृत्यु दर है वो घटकर रह गई है 28। तो 1990 में 5 वर्ष से कम उम्र के 34 लाख शिशुओं की मृत्यु हुई, जबकि 2019 में 8,24,000 शिशुओं की मृत्यु हुई। और संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है और हमारे भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं की काफी तारीफ भी की गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 1990 से 2019 के बीच 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में सालाना 4.5% कमी आई है, यानी कि 4.5% सालाना कमी आई है बच्चों के यह मृत्यु दर में। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन गर्भवती महिलाओं को अपने पेट में पल रहे शिशु की देखभाल से संबंधित जानकारी प्रदान करती है?
दोस्तों बहुत ही एक अच्छी एप्लीकेशन डेवलप की गई है जो गर्भवती महिलाओं, अपने पेट में पल रहे बच्चों के शिशु की देखभाल से संबंधित जानकारी प्रदान करती है, जिसका नाम है iMoms। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, iMoms। और यहां आप देख सकते हैं लोगो। तो गर्भावस्था ऐप iMoms के बारे में भी मैं आपको बता दूं, यह ऐप गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य और प्रसन्न रखने के लिए सभी आवश्यक आदतें अपनाने में मदद करती है। यह एप्लीकेशन महिलाओं को तनाव मुक्त रखने में भी मदद करती है और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तकरीबन 12 लाख ने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। 11वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसका उद्घाटन किया है हमारे खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरसिमरत कौर बादल। तो हरसिमरत कौर बादल की अब आप कौन सी पहचान याद रखोगे? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है हरसिमरत कौर बादल। और इस इकाई के माध्यम से 5000 किसानों को लाभ होगा, 5000 किसानों को। और इसमें 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की भी उम्मीद जताई गई है। 12वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? आज ही के दिन, यानी कि सितंबर के दूसरे शनिवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है यह दिवस। और आज है सितंबर का दूसरा शनिवार, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। और जब हम मना रहे हैं यह विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 2000 में। और किसके द्वारा यह दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा। और प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य क्या है? घायल और चोटिल व्यक्ति की जान बचाने के लिए जरूरी कार्य करना, यह प्राथमिक चिकित्सा का पहला उद्देश्य रहता है। और यहां पढ़ सकते हैं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 12 सितंबर 2020 को यह मनाया जा रहा है, यानी कि आज ही के दिन। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही रोगन आर्ट किस राज्य की एक प्राचीन कपड़ा कला है? दोस्तों यहां आप देख सकते हैं रोगन आर्ट वो गुजरात के कच्छ जिले की एक आर्ट कला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य। और हाल ही में यह रोगन आर्ट सुर्खियों में क्यों रही? क्योंकि रोगन आर्ट कलाकारों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए कोविड-19 से बचाव के लिए उपयोग किए जाने वाले मास्क पर रोगन आर्ट को चित्रित करना शुरू किया। और यह रोगन शब्द का मीनिंग क्या होता है? फारसी शब्द रोगन का अर्थ क्या होता है? तेल। और यहां इसी इश्यू से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अरंडी गुजरात के किस जिले में उगाई जाने वाली एक स्थानीय फसल है? कच्छ जिले में उगाई जाने वाली अरंडी एक स्थानीय फसल है और जिसके तेल का उपयोग इस चमकीले रंगों के लिए किया जाता है। और इस कला का प्रयोग कहां किया जाता है? तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, घाघरा, ओढ़नी एवं बेडशीट के किनारों पर इसे सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रोगन आर्ट एक प्राचीन कपड़ा कला है जिसकी उत्पत्ति फारस में हुई थी, जो लगभग 300 वर्ष पहले भारत में गुजरात के कच्छ में प्रचलित हुई। और जब भी कच्छ की बात आती है तो कच्छ में ही एक गुजराती फिल्म का शूटिंग हुआ है जिसका नाम है हेल्लारो, जिसको हाल ही में नेशनल लेवल का एक पुरस्कार भी मिला है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, देख लीजिएगा। और यहाँ कच्छ में जब आप घूमने जाओगे तो आपको वहाँ के जो आवासीय मकान है वो इस तरह आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ समर सीजन में धूप ज्यादा लगती है और इसीलिए धूप से बचने के लिए एक अलग ही पैटर्न के मकान आपको यहाँ दिखने को मिलते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नार्कोटिक ड्रग्स
और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है? तो मैंने आपको मादक पदार्थों के सेवन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रावधान किया गया है, और हाल ही में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा यह केस सुर्खियों में रहा है। तो यहां हम बात करते हैं हमारे मादक पेय पदार्थों पर हमारी राज्य सरकार प्रतिबंध यानी कि बैन लगा सकती है संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था अनुच्छेद 47, और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है शिवानी सोलंकी, राघव परमार, निखिल चोटलिया, करण सथवारा, प्रदीप सिंह पढ़ियार, पांडव वैशाली, विश्व मेवाड़ा, और विश्व मेवाड़ा वो सीतामढ़ी बिहार के बारे में भी आंसर में बताया, और SM राठौड़ और MKMENG इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ तस्लीम कुरैशी, वणकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से लगातार पिछले 6 माह से यह कमेंट दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। वणकर नितिन कुमार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नीमा राम चौधरी, परमार नयन, सैम्युअल निनामा, डामोर धुर्वे, सांकलिया प्रकाश, नाबा ज्योति बोरा और बांभनिया शनि, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। सभी आंसर देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप रिप्ले करते रहिए। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में दूसरी किसान रेलगाड़ी निम्न में से किस 2 स्थानों के बीच शुरू की गई? दोस्तों 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें से एक है यह किसान रेलगाड़ी। तो दूसरी किसान रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? यहां 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और परेश रावल का डायलॉग अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता ही है, लेकिन आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर होनी चाहिए। और वीडियो की लिंक शेयर करने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी यूज कर रहे हैं आप यूज कीजिए, और बस 1 मिनट का वक्त हमारी चैनल को ग्रो करने के लिए कीजिए। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।